हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो अभी जो हमारा बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसका प्रैक्टिस सेट सेकंड करेंगे आज हम। कल हमने इसका एक वीडियो अपलोड किया था, तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को ज़रूर पसंद कर रहे होंगे। अगर पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये हमारा दृष्टि का जो प्रैक्टिस सेट है बीपीएससी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। और जितना प्रैक्टिस सेट आप लगाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही बढ़ेगा और आपका एक्यूरेसी भी उतना ही बढ़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को ज़रूर देख रहे होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दें कि जिन लोगों को इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ चाहिए, हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इसका पीडीएफ लेके भी आप लोग सेट दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक्सप्लेनेशन देती हूँ तो इसलिए थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाता है, लेकिन कोई नहीं, आप लोग उसको देखिए। और ज़्यादा जिन लोगों को लगे कि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो है तो आप लोग स्पीड करके देख सकते हैं, लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन के सहित देती हूँ ताकि आप ही लोगों को फ़ायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 2020 में कॉफ़ी उत्पादन के मामले में भारत का स्थान था। तो कॉफ़ी उत्पादन में भारत का 2020 में स्थान पूछा जा रहा है, तो 7वां स्थान था, ऑप्शन सी। 2020 के अंत में क्या हुआ कि 10 सबसे बड़े कॉफ़ी उत्पादक देश जिनके पास कॉफ़ी के बाजार हिस्सेदारी का 87% हिस्सा था, वो जो देश थे, देश की रैंकिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा ब्राज़ील था, उसके बाद सेकेंड नंबर पे वियतनाम था और तीसरे नंबर पे कोलंबिया था। और भारत का स्थान है तो 7वां स्थान भारत को मिला था 3.4 के साथ। 3.4 के साथ पहले स्थान पे ब्राज़ील है। ब्राज़ील का जो हिस्सेदारी था वो रहा था 2020 में उत्पादन मिलियन किलो में बात करें तो 63.4 था। और वहीं हम वियतनाम, दूसरा स्थान पे कौन सा था? वियतनाम था। तीसरे स्थान पे कोलंबिया था। और 10वें स्थान की बात करें तो 10वें स्थान पे पेरू था। 10वें स्थान पे पेरू था 2.2% के साथ। तो ये था 2020 में कॉफ़ी उत्पादन के मामले में भारत का स्थान। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम समय क्षेत्र है? तो समय जोन पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। फ्रांस में यूटीसी 10 से लेकर यूटीसी 12 तक के 12 समय क्षेत्र है। यह असमान अवधि फ्रांस के बिखरे हुए राष्ट्रीय क्षेत्रों के कारण है और प्रशांत महासागर में फ्रेंच पोलिनेशिया के क्षेत्र इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। और रूस सबसे लगातार समय क्षेत्रों की संख्या वाला देश है। रूस में 11 समय क्षेत्र यानी टाइम जोन है रूस में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2020-21 के दौरान दुनिया में सबसे बड़ा चावल निर्यातक रहा है? तो चावल निर्यातक सबसे बड़ा देश रहा है, वो रहा है ऑप्शन बी, भारत। 2020 से लेकर 21 तक की स्थिति के अनुसार अगर देखा जाए तो दुनिया भर में चावल का अधिकतम निर्यात करने वाला देश अपना भारत था। इसने 15.5 मिलियन मीट्रिक टन चावल का निर्यात किया था। और वहीं 2020-21 के लिए दुनिया भर में लगभग 6.4 मिलियन मैट्रिक टन चावल निर्यात के साथ वियतनाम जो था वो दूसरे स्थान पे था। अगला क्वेश्चन है कैंटरबरी घास का मैदान किस देश में पाया जाता है? तो कैंटरबरी घास का मैदान पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में जो है वो कैंटरबरी घास का मैदान है। और ऑस्ट्रेलिया का बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स है। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में हो जाएगा, एक मिनट, वीडियो पाउच हो गया था। ब्राज़ील की घास को मैदान को कंबोज कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया का बता दिए कि डाउन्स होता है। उसके बाद बात करें न्यूजीलैंड का, तो न्यूजीलैंड का कैंटरबरी है ही। हंगरी की बात करें तो हंगरी का पुस्ताज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुस्ताज। इस तरीके से इस सब घास का मैदान का नाम है। उसके बाद है महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है। तो महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है ऑप्शन नंबर सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान द्वीप समूह पर बंदूर के पास स्थित है, बंदूर। और यह जो है दक्षिण अंडमान प्रशासनिक जिले के अंतर्गत आता है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है।
राष्ट्रीय उद्यान 281.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है और इसमें खुला हुआ समुद्र खड़िया में 15 छोटे और बड़े द्वीप शामिल हैं। सॉरी, खाड़िया होगा, मतलब मिस्टेक से निकल गया, खड़िया, खाड़ी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में धूसर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो धूसर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। धूसर क्रांति का संबंध उर्वरक से है, वहीं काली क्रांति का संबंध जो है पेट्रोलियम उत्पादन से है, और स्वर्ण क्रांति का जो संबंध है वो शहद उत्पादन बागवानी विकास से है। फिर हम गोल क्रांति की बात करते हैं तो आलू उत्पादन से है, आलू गोल होता है और गोल क्रांति से आलू का है। धूसर क्रांति उत्पादक से है, उर्वरक से है। उसके बाद गुलाबी क्रांति की बात करें तो मांस और मांस में कुक्कुट प्रसंस्करण से है। रजत क्रांति जो है अंडे उत्पादन से है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन है। नीली क्रांति मछली उत्पादन है। गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन है। और भूरी क्रांति जो है वो चमड़ा, कोको, गैर पारंपरिक उत्पाद से संबंधित है। तो इसका सही आंसर उर्वरक हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रजाति को कभी कभी प्रहरी प्रजाति के रूप में जाना जाता है? तो प्रहरी प्रजाति के रूप में जाना जाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिकेटर। इंडिकेटर प्रजाति को ऐसे जीव के रूप में वर्णित किया जाता है जो अपनी परिस्थिति तंत्र में पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति बहुत संवेदनशील होता है और ये पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन से लगभग तुरंत प्रभावित होते हैं और इस बात की पूर्व चेतावनी दे सकते हैं उनका पर्यावास नष्ट हो रहा है। बाहरी प्रभावों जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन से जुड़े परिवर्तन सबसे पहले इंडिकेटर प्रजाति में दिखाई देते हैं। इस कारण से संकेतक प्रजातियों को कभी कभी प्रहरी प्रजाति के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में हिंदी नाम राज्यसभा और लोकसभा को अपनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1954 में। 1954 में हिंदी नाम जो है राज्यसभा और लोकसभा को राज्य की परिषद और लोकसभा द्वारा अपनाया गया था। कब? 1954 में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा उस सदन, दूसरा सदन या बुजुर्ग सदन कहा जाता है। लगभग निचला सदन की बात करें तो प्रथम सदन या लोकप्रिय सदन लोकसभा को कहा जाता है। राज्यसभा भारतीय संघ के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लोकसभा समग्र रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1952 से लेके 1956 तक पहली बार लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे गणेश वासुदेव मावलंकर और उन्होंने दादा साहब मावलंकर के रूप में प्यार से याद किया, दादा साहब मावलंकर के रूप में प्यार से याद किया जाता है, जिन्हें लोकसभा के जनक की उपाधि किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अर्पित की थी। जल संरक्षण और प्रबंधन पर पहला संसदीय मंच किस वर्ष गठित किया गया था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2005 में किया गया था। जल संरक्षण और प्रबंधन पर पहला संसदीय मंच 2005 में गठित किया गया था। इसके बाद 7 और संसदीय मंचों का गठन किया गया था। वर्तमान में लगभग अभी 8 संसदीय मंच हैं। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की स्वीकृति संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 34। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 है और मुख्य न्यायाधीश में 33 अन्य न्यायाधीश हैं। 2019 में केंद्र ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की 31 से बढ़ाकर 34 कर दी थी। उच्चतम न्यायालय को निम्नलिखित में से किसके प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकार को। संविधान ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों के गारंटी दाता और रक्षक के रूप में उच्चतम न्यायालय का गठन किया है। उच्चतम न्यायालय को किसी पीड़ित नागरिक के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बंदी प्रतिरक्षण, परमादेश, निषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण लेख सहित रिट जारी करने का अधिकार है। इसके संबंध में उच्चतम न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र इस अर्थ में है कि कोई भी पीड़ित नागरिक सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है, जरूरी नहीं कि वह अपील के माध्यम से ही जाए। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के विधायी अधिनियम और
कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने के लिए न्यायपालिका की शक्ति को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। न्यायिक समीक्षा केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के विधायी अधिनियम और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने के लिए न्यायपालिका शामिल है। जांच करने पर यदि वो संविधान का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो उन्हें न्यायपालिका द्वारा अवैध, असंवैधानिक और असामान्य यानी शून्य और अंकृत घोषित किया जा सकता है। नतीजतन उन्हें सरकार द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने बिहार को आदिवासी कल्याण मंत्री के दायित्व से मुक्त किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में एक आदिवासी कल्याण मंत्री होना चाहिए और मूल रूप से यह प्रावधान बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा पर लागू 2006 के 94 संविधान संशोधन अधिनियम ने बिहार को एक आदिवासी कल्याण मंत्री के दायित्व से मुक्त कर दिया, क्योंकि अब बिहार में कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं है और अनुसूचित जनजाति की आबादी का अंश बहुत छोटा है। इसीलिए 94 संविधान संशोधन होगा, जो इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए ई हो जाएगा सही आंसर। अशोक के धम्ब को अन्य किस नामों से जाना जाता है? तो अशोक के अभिलेखों को इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। जैसा कि अशोक के अभिलेख में बताया गया कि धम्म कोई धर्म या धार्मिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि नैतिक कानून, एक मानक आचार संहिता या एक नैतिक व्यवस्था है जिस पर सभी धर्म की एक समान सहमति बन सकती है। धम्म को अन्य नाम से जाना जाता है। ग्रीक शिलालेख में धम्म का अनुवाद यूसेबिया या धर्म उपरांत के सिद्धांत के रूप में किया गया है, जिसे सहार ए कूना का फरमान भी कहा जाता है। और दूसरा, अरामी भाषा में इसे क्विस्ट यानी सत्य, और दाता कहे तो दाता मतलब कानून के नाम से जाना जाता है। और सहारा एक कुना और तक्षशिला स्तंभ से अभिलेख में देखा गया है ये नाम। उसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना वाइसराय लॉर्ड बेबल के कार्यकाल में नहीं हुई थी? तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना वाइसराय लॉर्ड बेबल के कार्यकाल में नहीं हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्स मिशन का भारत आगमन। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन जो हुआ था मार्च 1942 में वाइसराय लॉर्ड लिनथिंगो थे 1936 से लेकर 1944 के कार्यकाल में हुआ था और क्रिप्स मिशन अपने उद्देश्य में असफल रहा था। अगला क्वेश्चन है, दक्कन कृषि राहत अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1879। 1875 ईस्वी में महाराष्ट्र के किसानों ने सूदखोरों एवं महाजनों के अत्याचार के विरोध में आंदोलन कर दिया और इस आंदोलन को शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने दक्कन कृषि राहत अधिनियम 1879 पारित किया था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस विजय को मिथिला के स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की मृत्यु की घंटी कहा जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अहमद को तिरहुत का प्रभार। गयासुद्दीन तुगलक ने हरि सिंह देव पर विजय प्राप्त की और उसके कारण हरि सिंह देव वाला नेपाल चले गए और वहीं बच गए। बाद में उन्होंने तिरहुत को अहमद को स्थानांतरित कर दिया और हरि सिंह देव तिरहुत में अपना अधिकार बहाल करने में विफल रहे। यह विजय मिथिला के स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की मृत्यु की घंटी की तरह थी। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन, बिहार का असली विजेता कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बख्तियार खिलजी। अवध के राज्यपाल की सेवाओं में शामिल होने के बाद बख्तियार ने कर्मनाशा नदी को पार किया और मन्नेर पर आक्रमण किया। इसने उन्हें पर्याप्त संसाधन प्राप्त किए और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बढ़ाया। बाद में उसने बिहार शरीफ पर आक्रमण किया और उदंतपुरी महाबिहार को लूट लिया। उसने नालंदा विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया। उन्होंने बंगाल और बिहार को एकजुट किया और मालदा जिले में वर्तमान स्थल के पास लखनौती से 2 क्षेत्रों को एक साथ शामिल किया। उसे कर्नाट राजवंश से नरसिम्ह देव को हराया था। इसीलिए बिहार का असली विजेता बख्तियार खिलजी को माना जाता है। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, किसके द्वारा कहा गया था? तो लोकमान्य तिलक चरमपंथियों के अडिग नेता थे और वह अगरकर, रानाडे और नरोजी से प्रभावित थे। उन्होंने 2 समाचार पत्र केसरी और मराठा का शुभांकर किया।
उन्होंने 1966 में होम रूल लिंक की शुरुआत की और गीता रहस्य की रचना की। और ये कथन तिलक का है। तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना को शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना को शुरू कब की गई थी? इसका सही आंसर है 28 अगस्त 2014 को। देश की अब तक सेवा न पाने वाली बड़ी आबादी को वित्तीय सेवाएं प्रदान करके वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को प्राप्त करने और उनकी विकास क्षमता का लाभ उठाने के लिए 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुद्रा ऋण का अंतर्गत वर्गीकृत उत्पाद नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, युवा। मुद्रा ऋण के, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इन उद्यमों के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने इन गैर निधिकृत गैर कॉर्पोरेट उद्यमों के वित्त पोषण के उद्देश्य से माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक यानी मुद्रा बैंक अप्रैल 2015 को लॉन्च किया। इसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के रूप में भी लॉन्च किया गया था। इसके तहत डिजाइन किए गए उत्पादों को शिशु, किशोर और तरुण नामक वित्त की 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सामान्य बीमा निगम का गठन किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1972 में। 1971 में सरकार ने सामान्य बीमा खंड में काम कर रही निजी क्षेत्र की कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया और 1972 में एक सरकारी कंपनी भारतीय सामान्य बीमा निगम का गठन किया गया। उसके बाद जीआईसी ने अपनी 4 होल्डिंग कंपनियों के साथ 1 जनवरी 1973 को परिचालन शुरू किया, जिसमें नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और चौथा था यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को कितने का कवरेज मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 लाख प्रति परिवार। सितंबर 2018 में सरकार ने प्रतिवर्ष 50 करोड़ से अधिक असुरक्षित व्यक्तियों को 5 लाख रुपए तक का कवरेज प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की और इस योजना से भारत में स्वास्थ्य बीमा की पहुंच को 34% से बढ़ाकर 50% करने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड NSE कब चालू हो गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1994 में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1992 में हुआ था और 1994 में चालू हो गया था। IDBI, LIC और GIC जैसे वित्तीय संस्थान एक्सचेंज के प्रयोजक हैं और जिनमें IDBI इसका प्रमोटर है। इसमें 50 शेयर इंडेक्स और 500 शेयर इंडेक्स हैं, जिन्हें क्रमशः S&P CNX 50 यानी निफ्टी 50 कहते हैं उसको। S&P CNX 500 के नाम से इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण सही फार्मूला है? तो त्वरण का फार्मूला पूछा जा रहा है। तो वेग विस्थापन में परिवर्तन की दर और वेग के परिवर्तन की दर को एक्सेलरेशन के रूप में जाना जाता है और त्वरण को स्मॉल a के रूप में हम लोग दर्शाते हैं। तो त्वरण का सूत्र हो जाएगा a², ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा? d² x/t/d²। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है जो 1 एम्पीयर का करंट बनाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6.22 × 10⁻18। ये प्रति सेकेंड चार्ज एक आवेश का प्रवाह 1 एम्पीयर के बराबर होता है और 1 एम्पीयर का करंट 1/1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन या 6.22 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के बराबर होता है, क्योंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻−19 कूलम्ब आवेश होता है और डायरेक्ट करंट डीसी के 1 एम्पीयर के निरंतर प्रवाह को बनाए रखता है। इसीलिए इसका आंसर भी सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानक प्रतिरोध बनाने के लिए मिश्र धातुओं का उपयोग करने का कारण नहीं है? तो
तो कारण नहीं है पूछा जा रहा है, तो मिश्र धातु का तापमान गुणांक होता है, मिश्र धातु में प्रतिरोधकता का उच्च मूल्य होता है, मिश्र धातु संपर्क क्षमता तांबे के साथ छोटी होती है, मिश्र धातु हवा और नमी से कम प्रभावित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मिश्र धातु में उच्च प्रतिरोधकता का मान होता है, इससे तापमान का गुणांक बहुत कम होता है, इसीलिए तापमान वृद्धि की विभिन्न डिग्री के लिए भी उनका प्रतिरोध सराहनीय एवं पर्याप्त रूप से नहीं बदलता है, और मिश्र धातुओं में उच्च तापमान का गुणांक होता है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन निर्वात में संचारण नहीं करता है। तो निर्वात में संचारण नहीं करता है इंफ्रासोनिक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग जैसे कि रेडियो तरंग, गामा तरंग और अवरक्त तरंग प्रोपगेट करने के लिए अपनी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और इस प्रकार निर्वात में यात्रा करती है। दूसरी ओर इंफ्रासोनिक तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है, जिन्हें संचारण करने के लिए एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है और परिणाम स्वरूप इंफ्रासोनिक तरंगे निर्वात में संचारण करने में असमर्थ होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है वो इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश का एक उदाहरण है जो आकाश में पानी की बूंदे द्वारा फैल जाता है और यह गोलाकार वर्षा की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के फैलाव, अपवर्तन और परावर्तन के संयुक्त प्रभावों के कारण होने वाला एक घटना है। बाकी जो भी है, आकाश का नीला रंग, बादलों का सफेद रंग, खतरे के संकेतों का लाल रंग, ये सब प्रकीर्णन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा औसत वेग, वेलोसिटी जिसको कहते हैं, कौन सा सही सूत्र है। तो वेलोसिटी बराबर होता है भी, वेलोसिटी को हम लोग v से ये करते दर्शाते हैं, तो v बराबर होता है dx/dt। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं आंसर ऑप्शन नंबर सी है xt। औसत वेग की गणना विस्थापन में कुल परिवर्तन को समय में कुल परिवर्तन से विभाजित करके की जाती है। तो v बराबर क्या हो जाएगा x/t, औसत वेग का सही सूत्र है। जबकि तत्कालिक वेग का पूछा जाए तो तत्कालिक वेग का हो जाता है v बराबर dx/dt। तो ये आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि कुल परिवर्तन विभाजित कर मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि औसत वेग का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, v बराबर xt। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है। यह जो है हमारी दृष्टि तक पहुंचने के लिए सूर्य की सतह से निकलने वाले फोटोन को अंतरिक्ष के निर्वात के माध्यम से आना चाहिए। सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसत 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है। अगला 33 नंबर क्वेश्चन है ऑप्टिकल टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था। तो ऑप्टिकल टेलीस्कोप का आविष्कार हंस लिपर्स ने किया था, लेकिन गैलीलियो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने रात के आकाश का अध्ययन करने के लिए व्यवस्थित रूप से इसका खोज किया था। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ऑप्टिकल टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, हैंस लिपर्स। पृथ्वी को सूर्य से प्रति सेकेंड कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो पृथ्वी से सूर्य को प्रति सेकेंड जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो 4 × 10⁻26 जूल ऊर्जा प्रति सेकेंड प्राप्त करती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि सूर्य का द्रव्यमान लगभग 4 × 10⁹ किलो प्रति सेकेंड की दर से घट रहा होता है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय दबाव को निरंतर दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो बोलोमीटर जो होता है वो उष्मा विकिरण को मापता है, बोलोमीटर उष्मा विकिरण को मापता है। बैरोमीटर की बात करें तो वायुमंडलीय दबाव की निरंतर रिकॉर्डिंग करता है। क्रोनोमीटर जो है वो समुद्र में एक जहाज की देशांतर को निर्धारित करता है। तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा, बैरोग्राफ जो है वायुमंडलीय दबाव को निरंतर दर्ज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है जब हम लोग इंटरनेट खोलते हैं तो सर्च कीजिएगा तो उससे पहले www दिखाई देगा आप लोगों को, तो वो जो है वेबसाइट का वेब पेज के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। तो सभी वेबसाइटों के संग्रह को वर्ल्ड वाइड वेब यानी www कहा जाता है और इसका आविष्कार जो किया था टिम बर्नर्स-ली ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं किसी फाइल को बंद करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। तो शॉर्टकट की पूछा जा रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर सी Ctrl+W। Ctrl+W को जब हम क्लिक करते हैं तो फाइल को बंद करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और Ctrl+Y की बात करें तो ये रीडू के लिए होता है, Ctrl+X कट के लिए होता है, Ctrl+W क्लोज फाइल बता ही दिए हैं, Ctrl+Z जो होता है वो अंडू के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुपर कंप्यूटर ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप गैरी कास्परोव को हराया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डीप ब्लू वह सुपर कंप्यूटर है जिसने विश्व शतरंज चैंपियनशिप गैरी कास्परोव को हराया था। यह सुपर कंप्यूटर 32 कंप्यूटरों के बराबर काम करने में सक्षम है और 1 सेकेंड में शतरंज के 20 करोड़ कदम सोच सकता है। इसे IBM कंपनी द्वारा बनाया गया था, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर कि निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला पूर्णतः कंप्यूटरकृत गांव घोषित किया गया था। कंप्यूटरकृत गांव घोषित किया गया है केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के बेलनाड ऑप्शन नंबर सी, बेलनाड को भारत का पहला पूर्ण रूप से कंप्यूटरकृत गांव घोषित किया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन है IC चिप को किसने विकसित किया था। तो IC चिप को विकसित किया था JS क्लीव ने। यह एक एकीकृत सर्किट ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है IC चिप जिसमें एक सिलिकॉन सेमीकंडक्टर सबस्ट्रेट पर ट्रांजिस्टर प्रतिरोध कंडेंसर और अन्य घटकों जैसे विभिन्न कार्यात्मक तत्व होते हैं जिन्हें कई टर्मिनलों के साथ पैक किया जाता है। और IC तत्व के महत्वपूर्ण आयाम जो है वो वर्तमान में 10 नैनोमीटर की सीमा में होते हैं जो अविश्वसनीय रूप से छोटे होते हैं। और IC चिप को JS किल्वी द्वारा विकसित किया गया था। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु प्रतिक्रियाशील का सही अनुक्रम है। तो प्रतिक्रियाशील धातु का सही क्रम पूछा जा रहा है तो मैग्नीशियम, जिंक, फेरक, कॉपर और अंगस्टन हो जाएगा, सॉरी Ag हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु संक्षारित नहीं होती है। तो मैग्नीशियम और जिंक अत्यंत सक्रिय खनिज होते हैं। वो लोहे की तुलना में तेजी से खराब होते हैं। जब लोहे को ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में लाया जाता है तो उसमें जंग लग जाता है। और कॉपर एक उत्कृष्ट धातु होती है जो अपने मूल रूप में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है और लगभग पूरी तरह से क्षारण प्रतिरोधी होती है। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा सी सही होगा, कॉपर। निम्नलिखित में से किसने रासायनिक प्रतिक्रिया का सिद्धांत दिया था। तो रासायनिक प्रतिक्रिया का सिद्धांत दिया था ऑप्शन नंबर इसमें ई हो जाएगा क्योंकि मैक्स टूटूज और विलियम लुइस ने दोनों मिलकर 1916 में टक्कर सिद्धांत पेश किया जिसने प्रतिक्रिया दर के लिए एक बेहतर स्पष्टीकरण प्रदान किया। और इस सिद्धांत में अभिकारक अणुओं को कठोर गोले के रूप में जाना जाता है और इनके बीच प्रतिक्रिया तभी होती है जब वो एक दूसरे से टकराते हैं। इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाए। 44 नंबर क्वेश्चन है तांबे के इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अम्लीकृत कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी। इलेक्ट्रोलाइटिंग कॉपर रिफाइनिंग में एनोड क्रूड कॉपर या ब्लिस्टर कॉपर होता है। कैथोड शुद्ध कॉपर की एक पतली शीट होती है और इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक एसिड द्वारा अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का घोल होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा लोहा का सर्वोत्तम अयस्क है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा मैग्नेटाइट। बेहतरीन लौह अयस्क मैग्नेटाइट में उच्च लौह तत्व 72% तक होता है। इसमें उत्कृष्ट चुंबकीय गुण होते हैं और यह विद्युत उद्योग में काफी उपयोगी होता है। हेमाटाइट एक अन्य महत्वपूर्ण लौह संसाधन होता है, हालांकि इसकी लौह सामग्री मैग्नेटाइट की तुलना में थोड़ी कम होती है। अगला क्वेश्चन है जीवों के आपस में और पर्यावरण के साथ उनके संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या पारिस्थितिकी कहा जाता है। जीवों के एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के साथ उनके संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन को पारिस्थितिक के रूप में परिभाषित किया जाता है। और पारिस्थितिक को ओइक कोष का अर्थ पारिस्थितिक जो होता है, पारिस्थितिकी में ओइक कोष का अर्थ होता है घर या रहने की जगह और लोगों का अर्थ होता है अध्ययन। वस्तुतः यह प्रकृति के घर का अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन है
सवाना बायोम सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो सवाना बायोम जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है अफ्रीका में। कहाँ सबसे ज़्यादा? अफ्रीका में पाया जाता है। यह जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की एक विशेषता है। और सवाना बायोम में बिखरे पेड़े वाली घास और आग प्रतिरोधी कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती है। यहाँ जीवों में चरने वाले और ब्राउंजरों की एक बड़ी विविधता शामिल रहती है, जैसे मृग हो गया, भैंस, जेबरा, हाथी और गैंडा। मांसाहारी में शेर, चीता, लकड़बग्घा, नेवला, चूहे, गिलहरी, ये सभी जो है इसमें शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सेटासिन नहीं है? तो सेटासिन नहीं है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कटल फिश। सेटासिन पानी में रहने वाली स्तनधारी के समूह से संबंधित एक प्राणी होता है जिनके पिछवाड़े कोई अंग नहीं होता है और सांस लेने के लिए एक ब्लोहोल होता है, होल होता है, ऐसे ब्लोहोल होता है, वो मछली नहीं होते हैं। डॉल्फिन, पोर्पोइज और व्हेल को सेटासिन कहा जाता है। डॉल्फिन, पोर्पोइज और व्हेल को क्या कहा जाता है? सेटासिन कहा जाता है। वहीं ऑक्टोपस, स्क्विड, कैटलफिश और चेम्बर नोटिल्स जो होता है, ये सब जो है अत्यधिक उन्नत और संगठित विशेष रूप से समुद्री जानवरों के एक छोटे समूह फाइलम मोलस्का के वर्ग सेफलोपोडा के किसी भी सदस्य के होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जलीय पारिस्थितिक प्रणाली के सबसे महत्वपूर्ण समिति के कारक हैं। तो इसका सही आंसर है, जलीय समिति का पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि सूर्य का प्रकाश और ऑक्सीजन जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण सीमित कारक होते हैं, जबकि नमी और तापमान स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य सीमित कारक होते हैं। वायुमंडल में ओजोन किसमें मापी जाती है? तो वायुमंडल में ओजोन को हम लोग मापते हैं, वो जो है ऑप्शन बी, डॉप्सन से। ओजोन मापने के उपकरण और तकनीक जो होती है वो डॉप्सन होती है। स्पेक्ट्रोमीटर भी होती, डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर होता है। कुल ओजोन प्रचुरता का सबसे सामान्य माप डॉप्सन इकाई है, जो ओजोन स्तंभ की मोटाई दबाव पर मिली सेंटीमीटर में होता है। और एसटीपी पर एक डॉप्सन इकाई जो होता है 2.69 इंटू 10⁻20 अणु होता है प्रति वर्ग मीटर के बराबर। अगला क्वेश्चन हमारा 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अभिशमय अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक यानी पीओपी से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है वो पीओपी को 22 मई 2001 को स्टॉक स्वीडन में पूर्णधारियों के एक सम्मेलन में अंगीकृत किया गया था और 17 मई 2004 को यह लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1960 में। पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 में अधिनियमित किया गया था और इसकी मूल कल्पना विख्यात नर्तकी और पशु प्रेमी रुक्मणी देवी अरुणडेल ने की थी। इस अधिनियम का विधायी उद्देश्य अनावश्यक सजा या जानवरों के उत्पीड़न की प्रवृत्ति को रोकना। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना वर्ष 1962 में अधिनियम की धारा 4 के तहत की गई थी और इसका वैज्ञानिक उद्देश्य जो था जानवरों के इस्तेमाल करने से संबंधित दिशा निर्देश जारी करना था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मन मायर्स। जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का आविष्कार नॉर्मन मायर्स 1988 द्वारा किया गया था। हॉटस्पॉट के रूप में तप्त स्थल की मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी क्षेत्र को 2 सख्त मानदंडों को पूरा करना होगा। पहला है प्रजाति स्थानिकवाद और दूसरा खतरे का स्तर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राज्यपाल का पद किस पर आधारित है? तो भारत में राज्यपाल का जो पद है वो किस पर आधारित है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडाई मॉडल। भारत में राज्यपाल का पद कनाडाई मॉडल पर आधारित है, जहां एक प्रांत यानी राज्य, प्रांत का मतलब राज्य होता है, राज्यपाल की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा की जाती है और भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा किया जाता है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है और केंद्र सरकार के नियंत्रण में या उसके अधीनस्थ नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है? तो भारत के में मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल होता है इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। एक मिनट,
भारत में मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूछा जा रहा है, तो भारत में मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो होता है वो निश्चित नहीं होता है और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। हालांकि एक मिनट, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि राज्यपाल उन्हें किसी भी समय बर्खास्त कर सकते हैं। एक मंत्री को राज्यपाल तब तक बर्खास्त नहीं कर सकते जब तक उसे विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, लेकिन अगर विधानसभा का विश्वास खो देता है तो उसे इस्तीफा देना होता है। राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। ऑप्शन डी इसीलिए सही हो जाएगा। तो भारत के मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है, ये पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद अधिक से अधिक कितने अवधि के लिए विधेयक को रोक सकती है या विलंबित कर सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, 4 माह के लिए। साधारण विधेयक को पारित करने की परम सत्ता विधानसभा के पास है और विधान परिषद अधिक से अधिक 4 माह की अवधि के लिए विधेयक को रोक सकती है यानी विलंबित कर सकती है। पहली बार 3 माह और दूसरी बार में 1 माह के लिए। किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति को सुलझाने के लिए संविधान राज्य में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसे पत्र लिखकर अपने पद से त्यागपत्र देता है। तो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो त्यागपत्र देता है। संविधान ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यकाल निश्चित नहीं किया है। हालांकि यह संबंध जो है 4 प्रावधान पे है। वह 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बने रहते हैं। उनकी उम्र का संबंध कोई भी प्रश्न भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है और राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। वह राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्ग को मुफ्त कानूनी सहायता देने का प्रावधान करता है, सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 39A समाज के गरीब और कमजोर वर्ग को मुफ्त कानूनी सहायता देने का प्रावधान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान भाग 21 में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उनमें शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ऑप्शन ई। संविधान का भाग 21 में अनुच्छेद 371 से लेकर 371J में 12 राज्यों का अर्थात महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, इस सबके लिए प्रावधान है। इसके पीछे की मंशा है कि राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना या राज्यों के आदिवासी लोगों के सांस्कृतिक और आर्थिक हितों की रक्षा करना या राज्यों के हिस्सों में गड़बड़ी वाले कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटना या राज्यों के स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करना। इसीलिए इसमें विकल्प डी सही हो जाएगा। प्लासी का युद्ध हुआ था। तो प्लासी का युद्ध आप लोगों को पता है 23 जून को हुआ था। 23 जून 1757 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल के नवाब और उनके फ्रांसीसी सहयोगी पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्णय जीत थी। ऐसे में मीर जाफर जो नवाब सिराजुद्दौला के प्रमुख कमांडर थे के दल बदल के कारण संभव हुआ और युद्ध ने कंपनी को बंगाल पर नियंत्रण करने में मदद की थी। इसीलिए ऑप्शन सी इसका सही है। 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कसीम बाजार में अंग्रेजी कारखाने पर कब्जा कर लिया और 2 जनवरी 1757 को सिराजुद्दौला अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किया। फिर 12 अगस्त 1765 को क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला के साथ इलाहाबाद की 2 अलग अलग संधियां की थी। अगला क्वेश्चन है थॉमस मुनरो और चार्ल्स रीड द्वारा अनुशासित भूमि राजस्व प्रणाली थी। तो थॉमस मुनरो और चार्ल्स रीड द्वारा अनुशासित भूमि राजस्व प्रणाली थी, उसे कहते हैं रैयतबाड़ी व्यवस्था। 1820 ईस्वी में बॉम्बे और मद्रास में शुरू की गई रैयतबाड़ी प्रणाली नामक एक सीधा समझौता था। थॉमस मुनरो और चार्ल्स रीड ने इसकी सिफारिश की थी। मुद्रा की गुणवत्ता और फसल की प्रकृति के आधार पर 30 वर्ष के लिए राजस्व तय किया गया था और यह रिकॉर्ड के वैज्ञानिक लगान सिद्धांत पर आधारित था। इसने किसानों को आश्वस्त तो कर दिया, लेकिन कठोर व्यवस्था ने उन्हें साहूकार के चंगुल में डाल दिया था। इसलिए रैयतबाड़ी व्यवस्था किया था। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर
कि चुआर आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा जगन्नाथ। राजा जगन्नाथ 1766 से 72 ईस्वी के चुआर विद्रोह के नेता थे और इस विद्रोह का प्राथमिक कारण राजस्व की अधिक मांग और बंगाल का अकाल था। अगला क्वेश्चन है हमारा, दादोबा पांडुरंग संस्थापक थे। दादोबा पांडुरंग ने 1849 ईस्वी में बॉम्बे में परमहंस मंडली की स्थापना की थी, परमहंस मंडली की। और मानव शर्मा सभा की स्थापना दुर्गाराम मानव का किसने किया था? दुर्गाराम मंचारम ने। तुलसीराम ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी। राधाकांत देव ने धर्म सभा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा 64 नंबर कि वंदे मातरम की स्थापना की थी। वंदे मातरम की स्थापना की थी ऑप्शन नंबर ए, बिपिन चंद्र पाल ने। बिपिन चंद्र पाल ने अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया वंदे मातरम की स्थापना की और स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वराज और निष्क्रिय प्रतिरोध की भावना को बढ़ावा दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 65 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरमपंथी और चरमपंथियों में विभाजित हुई थी। तो ये जो हुआ था ऑप्शन नंबर डी, सूरत अधिवेशन में। तापी नदी के तट पर 1907 में सूरत अधिवेशन के दौरान कांग्रेस नरमपंथी और उग्रवादियों में विभाजित हो गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सैंडर्स की हत्या का आरोप था। तो सैंडर्स की हत्या का जो आरोप था वो भगत सिंह पर था। वर्ष 1928 में भगत सिंह ने लाहौर के एसपी सैंडर्स की हत्या कर दी थी और अरविंदो घोष पर मनिकटोला और अलीपुर बम संयंत्र मामले का आरोप लगाया गया था। आनंद करकरे पर जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या का आरोप लगाया गया था और मदन लाल ढींगरा करजन वायली की हत्या के आरोपी थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गया में आयोजित कांग्रेस के 37वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो गया में जो आयोजित किया गया था 37वां कांग्रेस अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता जो 1922 में हुई थी CR दास ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। बिहार के प्रथम कैबिनेट का निर्माण हुआ था। बिहार के प्रथम कैबिनेट का निर्माण जो हुआ था ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1946 में बिहार में पहले कैबिनेट का गठन किया गया था। इसमें 2 सदस्य शामिल थे। बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर कृष्ण सिन्हा और बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये दोनों शामिल थे। सभी 14 पूर्वजों को जानने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्थूलभद्र। भद्रबाहु के बाद स्थूलभद्र सभी 14 पूर्वाओं यानी महावीर की शिक्षाओं के संग्रह को जानते थे। उन्होंने उन सभी को भद्रबाहु से सीखा था, जिन्होंने उन्हें अपने उत्तराधिकारी को अंतिम 4 पूर्वाओं को पढ़ाने से रोका था। अगला क्वेश्चन है हमारा, संस्कृत की ऐसी रचना जिसने पश्चिम में ईसप की दंत कथाओं का आधार बनाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलिला व दिम्मा। कलिला व दिम्मा पंचतंत्र एक संस्कृत साहित्य कृति ने पश्चिम में ईसप की दंत कथाओं का आधार बनाया। कई संस्कृत रचनाओं का अरबी में अनुवाद किया, जैसे कि देख सकते हैं खगोल विज्ञान पर प्रसिद्ध रचना आर्यभट्ट द्वारा लिखी सूर्य सिद्धांत का अरबी में अनुवाद किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि खम्बुंजा साम्राज्य कब तक फला फूला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15वीं शताब्दी में। खम्बुंजा साम्राज्य जो था वो 15वीं शताब्दी तक फला फूला और सांस्कृतिक विकास और उसने समृद्ध का उच्च स्तर प्राप्त किया। इसकी सबसे शानदार उपलब्धि कंबोडिया में अंकोर थॉम के पास मंदिरों का समूह माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, न्याय की श्रृंखला किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो न्याय की श्रृंखला स्थापित की गई थी जहांगीर के द्वारा। अकबर का पुत्र सलीम ने 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। उसे जहांगीर के नाम से जाना जाता था। उसने अपने शासनकाल में 12 अध्यादेश जारी किए थे। वह अपने तख्त न्याय प्रशासन के लिए जाने जाता था। उन्होंने शाही न्याय के चाहने वाले के लिए आगरा के किले में जंजीर ए अदल, जिसे हम लोग न्याय की श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं, की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, दोराहा सराय की संधि किसके द्वारा संपन्न हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाजीराव प्रथम के द्वारा। शिवाजी के बाद छापामार राजनीति सबसे बड़े प्रतिपादक बाजीराव 20 साल की उम्र में पेशवा बन गए। उन्होंने भोपाल के पास निजाम उल मुल्क को हराया और दोरा सराय की संधि की, जिसके द्वारा उन्हें मालवा और बुंदेलखंड के निजाम उल मुल्क 1738 से प्राप्त किया। उसने पुर्तगालियों को 1739 से बेसिन और सालसेट्स पर विजय भी प्राप्त किया था 1739 में।
अगला क्वेश्चन है आलमगीरनामा के लेखक कौन है। आलमगीरनामा के लेखक जो हैं ऑप्शन नंबर डी मुंशी मिर्जा मोहम्मद खान। आलमगीरनामा औरंगजेब के शासनकाल के पहले 10 वर्ष का लेखा जोखा देता था। मुंशी मिर्जा मोहम्मद खान ने इसे लिखा था। और बाबर ने तुजुक ए बाबरी की रचना की थी। बाबर ने तुजुक ए बाबरी की रचना की थी। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की और चंद्रभान ने चहार चमन लिखा था। अगला क्वेश्चन है हमारा 75 नंबर, औरंगजेब के शासनकाल में बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दाऊद खान कुरैशी। 76 नंबर क्वेश्चन है बिहार में पाल के पतन के बाद कौन महत्वपूर्ण जनजाति के रूप में उभर कर सामने आई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी चेर। बिहार में पाल वंश के पतन के कारण आदिवासी राज्यों का उदय हुआ और चेर जो था महत्वपूर्ण आदिवासी राज्य में से एक था, जिसने शाहादाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर और पलामू में एक मजबूत राज्य की नींव रखी थी। और यह जो है 300 वर्ष तक शासन किया था। शाहाबाद जिले में उनकी कई संपदाएं भी थी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार शरीफ का सुकूनत अभिलेख किसकी उपस्थिति को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक। बिहार शरीफ का सुकूनत अभिलेख जो है मोहम्मद बिन तुगलक की उपस्थिति को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं 78 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मोर का द्विपद नामकरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पापोक्रिस्टेटस। पापोक्रिस्टेटस मोर और इसका ये जो है साइंटिफिक नेम है। अगला क्वेश्चन है द्वंद्व पदनाम पद्धति का आरंभ किसने किया था। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो था वो कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए। और हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। वहीं चार्ल्स डार्विन की बात करें तो इन्होंने विकासवाद की परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा गाय की निम्नलिखित में से किस भाग में मिथेनोजेनस पाए जाते हैं। मिथेनोजेनस पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंत में। मिथोजेनस वो जीव जो मीथेन का उत्पादन करते हैं और ये दलदली जगह में पाए जाते हैं। वो गाय की आंत में भी मौजूद होते हैं। वो गोबर खाद से बायोगैस के निर्माण की सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 81 नंबर की निम्नलिखित में से किस में सल्क पत्र पाए जाते हैं। तो सल्क पत्र जो पाए जाते हैं ऑप्शन ई हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि सल्क पत्र जो है वो छोटे रूपांतरित रंगहीन और झिल्लीदार पत्ते होते हैं जो आकार में छोटे हो जाते हैं। ये देखने में सल्क या स्केल्स जैसे लगते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है इष्ट में कोशिका चक्र कितने समय तक चलता है। तो इष्ट में कोशिका चक्र जो होता है वो 90 मिनट तक चलता है और इसका अर्थ यह है कि दो समान अनुजात कोशिकाएं में विभाजित होने से पहले इंटरफेज और मेटाफेज चरणों से गुजरता है, इसलिए इसमें 90 मिनट का समय लगता है। 83 नंबर क्वेश्चन है क्लोरोप्लास्ट के निम्नलिखित में से किस भाग में जल में घुलनशील सभी एंजाइम मौजूद होते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा मैट्रिक्स, जिसको हम लोग अवयव या फिर मैट्रिक्स भी कहते हैं। यह क्लोरोप्लास्ट का वह भाग है जहां जल घुलनशील सभी एंजाइम पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो द्रव से भरे क्षेत्र को घेरता है जो पीठिकाएं स्ट्रोमा के रूप में जाना जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन है पादपों में किण्वन की प्रक्रिया का खोज किसने किया था। तो पादपों में किण्वन की प्रक्रिया का खोज जो किए थे वो लुईस पास्चर ने किया था। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में उदर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग छोटी आंत में घुलता है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा पाइलोरिक। मानव शरीर में उदर का निम्नलिखित में से जो भाग है वो पाइलोरिक जो है वो अस्थायी रूप से भोजन संग्रह करता है। अगला क्वेश्चन है दांतों की कठोर चबाने वाली सतह को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इनेमल दांतों की कठोर चबाने वाली सतह होती है। जी हाँ, एक मुक्त गति मांसपेशीय अंग है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन बिहार से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी रसखान जो है बिहार से संबंधित नहीं है। कवि और भगवान कृष्ण के भक्त रसखान का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन है बिहार की राजभाषा क्या है। तो बिहार की राजभाषा क्या है ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि हिंदी उर्दू बिहारी की आधिकारिक भाषा है।
बिहार में बोली जाने वाली महत्वपूर्ण क्षेत्रीय भाषा जो है मैथिली है, भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, इसीलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड कब अस्तित्व में आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1983 ईस्वी में बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड जो है वो अस्तित्व में आया था और डेयरी विकास के लिए ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम भी चलाया गया था। इसे आनंद में सफल दुग्ध सहकारी संघों की तर्ज पर स्थापित किया गया था। आनंद, ये वाला आनंद होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का जन्म बिहार में हुआ था? तो ये हम कल भी करवाए थे। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना में हुआ था। उनकी स्मृति में पूर्व पटना में एक सुंदर और भव्य गुरुद्वारा तख्त श्री हरमिंदर सिंह साहब भी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पटना जिले से नहीं गुजरती है? तो पटना जिले से जो नदी नहीं गुजरती है ऑप्शन सी गंडक। ऑप्शन सी, पटना जिले से गुजरने वाली नदियां में गंगा है, सोन है, पुनपुन है, लेकिन गंडक नहीं है। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के तहत कोसी क्षेत्र के कुछ जिलों को शहतूत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चुना गया। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उनमें से एक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिवान नहीं है। मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के तहत कोसी क्षेत्र में 7 जिले हैं, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया को शहतूत उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बिहार का पारंपरिक व्यंजन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि पीठा, सिलवाओ खाजा, बेलग्रामी, पेरकिया, इसमें जो कह रहा है कि बिहार का पारंपरिक व्यंजन नहीं है। तो बिहार राज्य अपने समृद्ध इतिहास के लिए जितना प्रसिद्ध है उतना ही सरल और सीधे लोगों को समायोजित करने के लिए भी जाना जाता है। बिहार के कुछ व्यंजन है लिट्टी चोखा, सत्तू, शरबत, कढ़ी बड़ी, खिचड़ी, चना घुगनी, पीठा, दही चूड़ा, लड्डू, तिलकुट, बेलग्रामी, खीर मखाना, सिलवाओ खाजा, मालपुआ, खोए की लाई, चंदकला, पेड़किया, बालूशाही, परवल की मिठाई, भूजा, इसके लिए बिहार जो है वो प्रसिद्ध व्यंजन है बिहार का। अब है छठ पूजा के संदर्भ में, छठ पूजा के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल सूर्य को समर्पित है। छठ पूजा बिहार का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। यह सूर्य देवता और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है ताकि उन्हें पृथ्वी और जीवन का उपहार देने के लिए धन्यवाद दिया जा सके, उनसे कुछ मन्नतें मांगी जा सके। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का लोक नृत्य है? तो बिहार का लोक नृत्य का हम कुछ नाम बताते हैं, जैसे कि कर्मा हो गया, झिझिया, झूमर, मगही, झूमर, झरनी, जाट जटिन, झुमेरी, शोहर, खिलवाना, धाम और जोगिरा, जिसको होली में नृत्य हम लोग करते हैं। फिर कृषि नृत्य हो गया, नचनी नटुआ हो गया, ये सब बिहार का नृत्य है। वहीं ऑप्शन सी जो है वो लोक नृत्य बिहार का इसमें है, झरनी नृत्य। बाकी ये सब जो बिहार का नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक मिनट, टिकुली कला शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। टिकुली कला शैली भारत के बिहार राज्य से है। टिकुली कला शैली की उत्पत्ति बिहार के पटना शहर में हुई थी और यह शिल्प लगभग 800 वर्ष पुराना माना जाता है। इसमें कांच का पिघलना, प्राकृतिक रंगों से ट्रेस किए गए पैटर्न को जोड़ना, उसके बाद सोने की पन्नी से अलकृत करके टिकुली या बिंदी बनाना शामिल है, जिसे विवाहित भारतीय महिला अपने माथे पर लगाती है। अगला क्वेश्चन है कि सप्तसाहर्षी संहिता का अंतिम संकलन में है, सप्तसाहर्षी संहिता के अंतिम संकलन में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितने श्लोक हैं इसमें? तो इसमें श्लोक जो है वो 1,00,000 श्लोक हैं। व्यासकृत महाभारत अधिक पुराना है और 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी तक ये राज समाज को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड साहित्य का एक बड़ा संग्रह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रौत सूत्र। उत्तर वैदिक काल में 3 वर्णों के राजकुमार और प्रमुख पुरुष द्वारा किए जाने वाला भव्य सार्वजनिक यज्ञ संबंधी कर्मकांडों का वृद्ध संग्रह श्रौत सूत्रों में किया गया है, जहाँ कहीं आंडव वर्णपूर्ण राजअभिषेक समारोह की विधियां दी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा
उन्नत और प्रभावशाली जल निकासी व्यवस्था वाला हड़प्पा शहर था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जल निकासी व्यवस्था प्रभावशाली थी। घरों का पानी बहकर गलियों नाले में जाता था। नालों को ईंटों या पत्थर की पट्टियों से ढका जाता था और जल निकासी व्यवस्था यहाँ पे बहुत अच्छी थी। अगला 100 नंबर क्वेश्चन है कि शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया। तो शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख वेदों में किया गया था। ईरान की तरह भारत में भी जनजातीय समाज को 3 व्यावसायिक समूह में विभाजित किया गया था, योद्धा, पुरोहित और सामान्य जन। चौथा समूह जिसे शूद्र कहा गया, ऋग्वेद के अंत में इसके 10वें अध्याय, जो इसमें नवीनतम योग है, में प्रकट हुआ था। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक ग्रंथों में जीवन के किस आश्रम को परिभाषित नहीं किया गया? तो ऑप्शन डी, सन्यासी। वैदिक काल में आश्रम या जीवन के चारों चरणों की अवधारणा सुव्यवस्थित नहीं थी। सन्यासी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मौर्य सेनापति ने इस राजवंश की स्थापना की थी। तो एक मौर्य सेनापति जिस राजवंश की स्थापना किया था वो है शुंग वंश। मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। उसने अंतिम मौर्य शासक वृद्धरथ को अपदस्थ कर राज पर नियंत्रण कर लिया। उसने अश्वमेध यज्ञ किया था और मगध, कौशल, साकल, मालवा, बराड़ सहित एक वृद्ध साम्राज्य पर शासन भी किया था। अगला क्वेश्चन हमारा मैथ से, हम सिर्फ इसका आंसर बताएंगे आप लोगों को, मैथ्स आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, एक पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का क्रमशः 10, 12 और 15 धन लगाता है, मतलब परसेंटेज धन लगाता है। 3 वर्ष बाद प्रत्येक योजना से ब्याज के रूप में बराबर धन मिले तो इन मूलधनों का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6:3:2। यदि किसी आयात की भुजाओं में 10%, 20% की कमी की जाए तो क्षेत्रफल के कुल कितने प्रतिशत में कमी होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 28%। अगला क्वेश्चन है, ये पूर्णांक से क्वेश्चन है, 3.10/11 प्लस 5.7/15 माइनस 2.9/22 माइनस 4.9/10 का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.1/15। अगला क्वेश्चन है कि एक फल विक्रेता के पास एक निश्चित संख्या में आम है जिनमें से वो 5% सड़े हुए हैं। शेष आमों का 75% बेच देता है और उसके पास 95 आम बच जाते हैं। तो आरंभ में उनके पास कितने आम थे? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर आप लोगों को निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 400। अगला क्वेश्चन है, इसका सिर्फ आंसर हम बता देते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा 107 नंबर क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी। 108 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 क्रमागत सम संख्या निकालना है आप लोगों को, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर यहाँ पे 109 नंबर क्वेश्चन है, राहुल और राघव की वर्तमान आयु एज प्रॉब्लम से क्वेश्चन है। तो इसे आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर जो निकल के आएगा वो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 वर्ष। 110 नंबर क्वेश्चन है रेशियो से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 7:20:10। 11 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें से आप लोग को लुप्त पद ज्ञात करना है, रीजनिंग का क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 112 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो लूडो को OFW में लिखा जाता है, तो गेम को क्या लिखा जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, TZNV। 113 नंबर क्वेश्चन में है कि हाल ही में बारबोडोसा का प्रथम राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो 20 अक्टूबर 2021 को बारबोडोसा ने औपनिवेशिक अतीत को समाप्त करते हुए पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव किया है और जो इनका बने हैं वो है ऑप्शन नंबर सी, सैंड्रा मेसन को राष्ट्रपति चुना गया है। 114 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं का प्रतिशत लगभग कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 64% है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल भारत के 6 स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब 19 मई 2021 को केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री
प्रहलाद सिंह पटेल की घोषणा के अनुसार भारत के 6 सांस्कृतिक विरासत स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है वाराणसी के गंगा घाट है, तमिलनाडु में कांजीपुरम मंदिर है, मध्य प्रदेश में सतपुरा है टाइगर रिजर्व है, मराठा सैन्य वास्तुकला, हीरेबेकल मेगालिथिक साइट है, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट और लंबे घाट है। तो इसीलिए इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन है कि इटालियन ओपन 2021 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राफेल नडाल ने। अगला क्वेश्चन हमारा है करंट अफेयर का, ये सारा क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इंडिया एंड एसोसिएशन जियो पॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट के लेखक कौन है। प्रेजेंट के लेखक कौन है, सॉरी, इंडिया एंड एसोसिएशन जियो पॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवशंकर मेनन। 24 मई 2021 को इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया है और यह जो है प्रधानमंत्री के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विदेश सचिव शिवशंकर मेनन की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है 118 नंबर क्वेश्चन है कि टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2 बार आयोजित करने वाला एशिया का पहला शहर बना है। इससे पूर्व 1964 में यह पहली बार ओलंपिक खेल आयोजित हुआ था। इस ओलंपिक खेल का शुभांकर मिराई तोबा था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा काकातीय रुद्रेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना में। 20 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु में। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन भारतीय बागवानी अनुसंधान हेसरघट्टा बेंगलुरु स्थित कैंपस में हुआ था। दिसंबर 2020 में रिलायंस इंडस्ट्री ने किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर के निर्माण करने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। 122 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 भारत की रैंकिंग क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14वां है। 123 नंबर क्वेश्चन है, मई 2021 में किसने किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्रस्तुत किया है। तो ये आप लोगों को पता है, इसका आंसर इफ्को होगा, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इफ्को, जिसको हम लोग इफ्को शॉर्ट में बोलते हैं। इसने नैनो यूरिया के 500 मिली में 40,000 ppm नाइट्रोजन यूरिया के लगभग एक बैग से प्राप्त होने वाले नाइट्रोजन पोषक तत्व के बराबर है। अगला क्वेश्चन है, जपाट 2021 किस देश का बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। तो जपाट इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस का है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडिल रिपोर्ट किसने जारी की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग ने जारी की है। भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला विश्व का कैमा देश बना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, तीसरा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर 11 अक्टूबर हो जाएगा और संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का सर्वप्रथम कहाँ पता चला। तो ओमिक्रॉन का सर्वप्रथम पता चला था WHO के द्वारा खोजे गए कोविड-19 वायरस का नाम है B11529 स्ट्रेन वेरिएंट्स ऑफ कसर्ड्स के रूप में पहचान की थी। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण अफ्रीका में। 129 नंबर क्वेश्चन है, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के लिए मसौदा रूपरेखा किसके द्वारा प्रकाशित की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय के द्वारा। 130 नंबर क्वेश्चन है, कैराकल IUCN रेड डाटा बुक किस सूची में शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, अति संकटग्रस्त के लिए है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो जारी किया जाता है, ये किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है।
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। सरकार की मीडिया रणनीति पर मंत्री समूह की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2020 में। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या घोष की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1967 में। 1967 में। अगला क्वेश्चन है हमारा ब्रेन ड्रेन इंगित करता है। तो ब्रेन ड्रेन जो इंगित करता है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत विकसित देशाएं विशेष रूप से खाड़ी सहयोग परिषद, यूरोप और अन्य अंग्रेजी भाषाई देशों के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की एक प्रमुख निर्यातक रहा है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं आयुध फैक्टर बोर्ड OFB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ स्थित है? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है 137 नंबर लुसाई हिल्स अवस्थित है। लुसाई हिल्स अवस्थित है मिजोरम में। औपनिवेशिक काल के दौरान मिजोरम को असम के लुसाई हिल्स के जिले के रूप में जाना जाता था और मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 द्वारा वर्ष 1987 में मिजोरम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। अगला है वैलेंटाइन्स इंटरनेशनल साउथ एशिया का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में स्थित है। आर्द्रभूमि ऐसी पारिस्थितिक तंत्र है जो मौसमी या अस्थायी रूप से जल से संतृप्त या भरे हुए होते हैं। इनमें मैंग्रोव, दलदल, नदियां, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान और बाढ़ आल्पित जंगल, चावल के खेत, प्रवाल भित्तियां, समुद्री क्षेत्र और मानव निर्मित आर्द्रभूमि अपशिष्ट जल औपचारिक तालाब शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जैक डोर्सी के ट्विटर के CEO के पद से इस्तीफा देने के बाद किस भारतीय को ट्विटर का CEO नियुक्त किया गया है? पराग अग्रवाल। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2020 के अनुसार शीर्ष देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है मानव संसाधन परामर्श संस्था मार्शल के द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला क्वेश्चन है कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन में नहीं है इसलिए ई इसका आंसर हो जाएगा। नवंबर 2021 में कहां पर देश के पहले घास संरक्षण गृह का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 नवंबर 2021 को रानीखेत अल्मोड़ा में देश के पहले घास संरक्षण का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 44 नंबर अक्टूबर 2021 में किसे नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए शुभांकर घोषित किया गया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर चाचा चौधरी को। इसका क्वेश्चन सऊदी अरब ने कब तक ग्रीन हाउस गैसों के शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन डी 2060 तक। 23 अक्टूबर 2021 को विश्व के सबसे बड़े तेल उत्पादक में शामिल सऊदी अरब ने 2060 तक ग्रीन हाउस गैसों को शून्य उत्सर्जन की प्रतिबद्धता व्यक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील फुट ब्रिज किस देश ने बनाया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नीदरलैंड्स ने। 47 नंबर क्वेश्चन है कि नवंबर 2021 में आयोजित वी पावर्ड इंडिया पार्टनरशिप फोरम किन दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की संयुक्त पहल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विश्व बैंक एवं एशियाई बैंक। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रोजेक्ट 75 के तहत नौसेना ने स्कॉर्पियन क्लास की चौथी सबमरीन लॉन्च की है। इस सबमरीन का नाम क्या है? तो सबमरीन का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ई हो जाएगा क्योंकि भारतीय नौसेना ने मझगांव डॉक लिमिटेड जिसे शॉर्ट में MDL कहते हैं चौथी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बेला लॉन्च किया है और प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत 6 सबमरीन तैयार करने पर काम कर रहा है। इनमें INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज को भारतीय नौसेना में पहले ही शामिल किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर है अक्टूबर 2021 में एशियाई विकास बैंक ने किस शहर के अपस्थापना विकास के लिए $61 मिलियन ऋण मंजूरी दी है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अगरतला। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा 150 नंबर। 10 नवंबर 2021 को कौन सा देश 101वें सदस्य देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। जर्मनी अमेरिका 10 नवंबर 2021 को अमेरिका एक सदस्य देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। अमेरिका के IS में शामिल होने की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति विशेष दूत जॉन केरी ने COP26 जलवायु सम्मेलन में की और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के शुभारंभ की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रेंकोइस ओलाद ने फ्रांस के पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 के 21वें सत्र में 30 नवंबर 2015 को की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो ये हमारा 150 क्वेश्चन का सीरीज था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और थोड़ा बहुत अगर आप लोगों को लगा होगा कि मैंने कहीं मिसप्रिंट किया है, बोलने में कहीं मैंने गलती की है, तो उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी चाहती हूँ। नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूँगी इस बात का कि अगले से मैं ऐसा कोई गलती ना करूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।